हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुग्रक्स। मैं हूं ऋतिक और आज की हमारी क्लास में हम स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए हम स्टडी करें इसमें सेल जो है हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है और उसी के साथ साथ हमारी फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहलाती है। हमारी जो प्रीवियस क्लास थी बच्चों, हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं, प्रीवियस क्लासेस में हम स्टडी कर चुके हैं इसके बाकी के सेल ऑर्गेनेलिज। जब इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर हमने पढ़ा सेल वॉल, फिर हमने देखा था न्यूक्लियस, उसके बाद हमने देखा था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस और उसके बाद हमने देखा था लाइसोसोम्स। आज की जो हमारी क्लास करने वाली है बच्चों, इन टुडेज क्लास, आज की हमारी क्लास में हम बाकी के सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे प्लास्टिड्स, उसके बाद हम हमारे पढ़ेंगे वैक्यूल्स और इसी के साथ साथ आज की क्लास में हम सेल डिवीजन जो है वो भी पढ़ने वाले हैं कि सेल डिवीजन किस तरीके से होगा, किस तरीके से ये प्रोसीड करेगा। तो ये चार चीजें हम हमारी आज की क्लास में पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हमने ये सारी जो हमारे सेल ऑर्गेनेलिज थे वो हमने कवर कर लिए थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको याद रखने वाली बात है कि तीन सॉल्यूशंस होंगे बच्चों, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक करेगा, हाइपोटोनिक में क्या होगा, सेल स्वेल करेगा और आइसोटोनिक में कोई भी इनमें से नहीं होगा। ठीक है। सेल वॉल में हमने पढ़ा था कि सेल वॉल जो है वो टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और इसी के साथ साथ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल श्रिंक होती है तो सेल वॉल उसके स्ट्रक्चर को, शेप को मेंटेन करता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। न्यूक्लियस में हमने पढ़ा था जो प्रोकैरियोट्स है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसकी वजह से उसके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स और उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन, जो नॉर्मल सेल्स में होगा। और जब वही की वही सेल डिवाइडिंग सेल में कन्वर्ट हो जाती है तो क्रोमेटिन पैक हो जाता है, पैकेज्ड फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। उसी कंडेंस्ड फॉर्म को हम कहते हैं क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए, deoxyribonucleic acid, DNA plus the proteins, and those proteins are histonic in nature in case of eukaryotes and those proteins are non-histonic in nature in case of prokaryotes. Prokaryotes के केस में बच्चों क्रोमोसोम इज DNA plus non-histonic, ठीक है। यूकैरियोट्स के केस में बच्चों क्रोमोसोम इज DNA plus histonic, ठीक है। इसके बाद हमने ER में पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि दो तरह की होगी, RER एंड SER, रफ एंड स्मूथ। रफ होगी तब राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, स्मूथ होंगे जब राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन ये है कि ये लिपिड्स को जनरेट करेगा, प्रोटीन्स को जनरेट करता है जो कि फर्दर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करेंगे और इसी के साथ साथ कुछ लीवर सेल्स में स्पेसिफिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करने में भी हेल्प करता है। क्लियर। इसी के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के बीच में, साइटोप्लाज्म के बीच में एक कनेक्शन है, तो कोई भी मटेरियल अगर पास ऑन होना होगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी होता है, तो इनडायरेक्टली वो भी फैसिलिटेट करता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी एपेरेटस जो है बच्चों, उसका मेजरली फंक्शन ये है कि वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा वेसिकल फॉर्मेशन के थ्रू। दूसरा फंक्शन ये है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है, जो एंजाइम्स फर्दर लाइसोसोम्स में जाके प्रेजेंट होते हैं। अब लाइसोसोम्स में क्या है, लाइसोसोम्स में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो एसिडिक है नेचर में और वो क्या करेंगे, वो कोई भी वेस्ट मटेरियल, सेल को कोई भी वेस्ट मटेरियल एलिमिनेट करना है तो वो लाइसोसोम के पास भेज देगी और लाइसोसोम्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो उस वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा दूसरा फंक्शन ये है कि कभी कभी क्या होता है कि सेल के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं या फिर कभी कभी सेल बहुत ही बूढ़ी हो जाती है या फिर कभी कोई कैंसरस सेल बन जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए एक सेल क्या करती है, खुद को ही मार लेती है, यानी सुसाइड कर लेती है, खुद की डेथ कर लेती है। तो किस तरीके से वो खुद की डेथ करेगी कि लाइसोसोम्स जो है वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, इट विल बर्स्ट ओपन, therefore resulting into the release of those digestive enzymes which are present in the lysosome initially into the cytoplasm of the cell, and therefore that will consume the whole of the cell, and therefore lysosomes are said
to be the suicidal bags of the cell by the NCERT book। क्लियर है इतनी बात, इन सब का स्ट्रक्चर फंक्शन क्लियर है। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, प्लास्टिड पढ़ेंगे, वैक्यूल पढ़ेंगे और सेल डिवीजन पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बता दें सबसे पहले। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बच्चों, डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। क्लियर, पहली मेम्ब्रेन तो ये आ गई, बाहर की पहली मेम्ब्रेन मैंने बना दी। दूसरी मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगी, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से दो मेम्ब्रेन जो है बच्चों वो प्रेजेंट होती हैं। क्लियर, आउटर मेम्ब्रेन, इसको बाहर वाली को हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो एक्सटेंसिवली फोल्ड होती है। इनर मेम्ब्रेन में आपने क्या देखा, इट इज एक्सटेंसिवली फोल्डेड, एक्सटेंसिवली फोल्डेड। कोई भी चीज एक्सटेंसिवली फोल्ड क्यों होती है बायोलॉजी में, जिसके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन भी हमारी एक्सट्रीमली फोल्डेड है। क्यों है, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। सो देयरफॉर इनर मेम्ब्रेन एक्सटेंसिवली फोल्डेड है क्योंकि उसको सरफेस एरिया इंक्रीज करना है। अब सरफेस एरिया इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा एटीपी, अंदर वाली साइड एटीपी एटीपी एटीपी, ठीक है। एटीपी जनरेटिंग हमारा जो एटीपीएज होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है बच्चों उसका। अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर, आपको सिर्फ इतना याद करना है, इनर मेम्ब्रेन जो एक्सटेंसिवली फोल्डेड है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो पाए। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना एटीपी जो है वो ज्यादा जनरेट होगा। अब जो मैं एटीपी बोल रही हूँ बच्चों, वो एटीपी क्या है, व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एडिनोसिन, एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, एटीपी हमारी एनर्जी करेंसी है, एटीपी इज आवर एनर्जी करेंसी। जिसके आज हम आमतौर मार्केट में जाते हैं, मार्केट में कोई चीज खरीदते हैं, हमारी करेंसी क्या है, रुपया। हम पैसा लेते हैं ना, क्या मुझे भैया वहां छोड़ दो, 10 रुपए ले लो, 20 रुपए ले लो, मुझे ये फ्रूट्स खरीदने हैं, अच्छा 100 रुपए के फ्रूट्स हैं वो खरीद लिए, है ना। इस तरीके से हमारा लेन देन किस करेंसी में होता है, हमारा पैसे में वो जो है लेन देन वो होता है। हमारी बॉडी में जो लेना देना चलता रहता है वो होता है करेंसी के थ्रू। तो कौन सी करेंसी है, एनर्जी करेंसी। और वो एनर्जी करेंसी किस फॉर्म में है, एटीपी की फॉर्म में है। जैसे कि इंडिया की करेंसी हमारे पास क्या है, रुपया है ना। और यूएस की करेंसी क्या है, डॉलर्स है, तो वो करेंसी अलग है। तो एनर्जी करेंसी भी अलग अलग तरीके की एनर्जी करेंसीज होती हैं, लेकिन जनरल तरीके में मेजर तरीके से एनर्जी करेंसी जो है बच्चों वो एटीपी होती है। लिविंग सेल्स में मेजर तरीके से, मोस्ट लिविंग सेल्स में एनर्जी करेंसी इज द एटीपी। एंड यू नीड टू लर्न द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी कैसे मिलेगी, ट्राइफॉस्फेट का क्या मतलब है, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच्ड है। एक फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा एनर्जी मिली, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा एनर्जी मिली, ठीक है। इस तरीके से फॉस्फेट ग्रुप जब निकलता जाएगा तब एनर्जी जो है वो मिलती जाएगी। क्लियर है, ये इस तरीके से हमें जो है बच्चों वो एनर्जी मिलेगी। तो मेजर तरीके से ये हमारे पास स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। और इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो आप फंक्शन तो आप समझ गए, फंक्शन तो आप समझ गए होंगे, दैट इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जनरली बच्चों पूछ लिया जाता है, फिलअप्स में पूछ लेंगे, मैच द फॉलोइंग पूछ लेंगे, सुसाइडल बैग्स पूछ लेंगे, आपसे पूछ लेंगे ब्रेन ऑफ द सेल पूछेंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि पावर हाउस ऑफ द सेल पूछेंगे। तो मैच द फॉलोइंग में या फिलअप्स में आपसे पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है पावर हाउस ऑफ द सेल है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल फॉर्म में हम बोलते हैं, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म में हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। अगर ये कहीं पे लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, ये सिंगुलर फॉर्म है, बस इतना सा डिफरेंस है, इतना सा डिफरेंस है, बस खत्म, कोई और डिफरेंस नहीं है। क्लियर है, आपको समझ आया सब। इसके अलावा एक और मेजर थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना उसके पास खुद का डीएनए है, इट हैज इट्स ओन डीएनए, ठीक है। और सिर्फ डीएनए नहीं है बल्कि प्रोटीन्स भी हैं, इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड प्रोटीन्स, दोनों की दोनों चीजें खुद की हैं। क्लियर,
दोनों की दोनों चीजें खुद की हैं, एंड देयरफॉर इसी वजह से हम इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। पूछ लिया जाए गिव एन एग्जांपल ऑफ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, क्या एग्जांपल देना है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया एग्जांपल देके आना है आपको, क्योंकि माइटो इसके पास क्या है? इसके पास खुद का डीएनए और खुद का प्रोटीन है। पुराने टाइम में हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक इंडिपेंडेंट सेल रही हो जिसके पास अपना डीएनए प्रोटीन सब कुछ था, लेकिन फिर क्या हुआ, वो किसी सेल ने उसको एनगल्फ कर लिया, तो वो एनगल्फ वाला जो है वो एकदम बेटर एडवांटेज दे रहा हो, उसको फायदा दे रहा हो कि यार ये तो फायदा दे रहा है कि ये सिर्फ एटीपी बनाएगा और बाकी सारे सेल्स फंक्शन करेंगे। तो जो डीएनए उस टाइम पे था वो डीएनए अब तक रिटेन होता रहा है। अब भी हमारी बॉडी में भी जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है उसमें डीएनए और प्रोटीन खुद गए। न्यूक्लियस के पास तो डीएनए प्रोटीन है ही, उसी के साथ साथ हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर भी डीएनए और प्रोटीन अपने अलग प्रेजेंट है, और इनका जो सिस्टम है, इन डीएनए प्रोटीन का सिस्टम अलग चलता है, न्यूक्लियस के डीएनए प्रोटीन का सिस्टम बच्चों अलग चलता है। इसी के साथ साथ हम अगला जो पढ़ने वाले हैं हमारा स्ट्रक्चर, जिसको हमने कहा है प्लास्टिड। प्लास्टिड के पास भी अपना खुद का डीएनए और प्रोटीन होता है, और प्लास्टिड का सिस्टम भी अलग चलता है। तो तीनों का सिस्टम जो है वो अलग चलता है, इंडिपेंडेंट चलता है। Therefore, we can say plastid. It also has its own DNA and protein. अपना अलग डीएनए प्रोटीन होता है, और it is also known as ठीक है क्या है बच्चों? It is also, इसको बोलता भी लिख देती हूँ आगे से, शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा बच्चों। It is also known as सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्हाट आर दोज टू सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज, तो कौन कौन सी है बच्चों? हमारे पास दो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज हैं। कौन कौन सी हैं वो दो? पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है बच्चों हमारे पास प्लास्टिड। ठीक है, दूसरा है हमारे पास प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है बच्चों वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप आता है क्रोमोप्लास्ट, और दूसरा टाइप आता है बच्चों ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा टाइप है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट, पहला टाइप हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है बच्चों हमारे पास? क्रोमोप्लास्ट हम बोलते हैं कलर्ड वंस को। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट आर द कलर्ड प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड का कलर हो बच्चों उनको हम बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्लियर? ल्यूकोप्लास्ट हम बोलेंगे कलरलेस वालों को, जिनका कोई कलर ना हो, या फिर कलर तो हो या फिर सिंपल व्हाइट कलर हो, कलरलेस या फिर व्हाइट प्लास्टिड्स। क्लियर? उनको हम बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट। देखो प्लास्टिड्स आर टू टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। हम मेरे तरीके से जो स्टडी करते हैं बच्चों, कौन सा स्टडी करेंगे हम? ये तरीके से जो स्टडी करते हैं वो हम स्टडी करते हैं हमारा क्रोमोप्लास्ट। इसमें हमारे पास आता है क्लोरोप्लास्ट का भी एग्जाम्पल, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट कंटेन्स, क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि इट कंटेन्स द क्लोरोफिल। इसके अंदर क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट है, इट कंटेन्स द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्लोरोफिल जो प्लांट्स हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। 4 मेजर रिक्वायरमेंट में से एक मेजर रिक्वायरमेंट है, एंड दीज प्लास्टिड्स दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, किस तरीके से प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं? इस तरीके से स्टैक की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक के ऊपर ऐसे स्टैक की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इसी स्टैक्ड फॉर्म को बच्चों हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं? हम स्ट्रोमा कहते हैं। हर एक सिंगल को, ये जो सिंगल है ना, हर एक सिंगल को हम बोलते हैं थाइलाकोइड। हर एक सिंगल को हम बोलेंगे थाइलाकोइड, और इन स्टैक्ड फॉर्म को हम बोलेंगे स्ट्रोमा। क्लियर है?
इस तरीके से प्रेजेंट होगा यहाँ पे हमारे पास। फिर क्या होते हैं, हम जो देखेंगे फर्दर क्लासेस में, हमारे पास फोटोसिस्टम्स होते हैं। फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, किस तरीके से क्लोरोफिल जो है बच्चों वो हमारी सनलाइट को कैप्चर करता है और आगे का फर्दर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो चलता है। क्लियर आया समझ। प्लास्टिड क्या है बच्चों, प्लास्टिड के पास खुद का डीएनए प्रोटीन है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज्म में आता है। सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिड प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और इनका मेजर फंक्शन, अगर फंक्शन की बात की जाए, फंक्शन तो सिंपली समझ आ गया क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल क्या प्रेजेंट है तो क्लोरोफिल किस में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो इनडायरेक्टली प्लास्टिड जो है वो प्लास्टिड क्या करेंगे, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के अलावा स्टोरेज में भी हेल्प करता है और हमारे कुछ ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है, कुछ सब्सटेंसेस की, कुछ मटेरियल्स की। क्लियर। प्लास्टिड्स दो टाइप के होंगे, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड को बोलेंगे हम, कलरलेस को हम बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर। क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, उस क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है हमारे पास क्लोरोफिल, जो कि क्या है बच्चों हमारे पास ग्रीन कलर का हमारा पिगमेंट जो है वो कहलाता है। इस तरीके से वो स्ट्रक्चर होगा। सिंगल को हम बोलेंगे थाइलाकोइड, स्टैग्ड फॉर्म में जब होगा जब हम उसको बोलेंगे स्ट्रोमा। क्लियर प्लास्टिड। उसके बाद हमारा आता है वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल भी हमने क्या देखा था वैक्यूल में बच्चों, वैक्यूल में हमने देखा था जो प्लांट सेल्स हैं, सेल्स से उसमें लार्ज साइज का होता है, इट इज ऑफ लार्ज साइज। और कंपैरिजन में एनिमल सेल्स में क्या होगा, जनरली या तो एब्सेंट होता है या फिर अगर प्रेजेंट होगा, इफ प्रेजेंट इज ऑफ स्मॉल साइज, अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, स्मॉल साइज का होगा। लेकिन प्लांट सेल्स में लार्ज साइज का ही होता है। क्लियर। ये आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं हमारे पास क्या दिखाया गया है, सेल वॉल दिखाई गई है बच्चों, आपको सेल वॉल दिखाई गई है। उसके बाद आप अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है बच्चों, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस दिखाया गया है, न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसी के साथ हमारा अटैच्ड है गोल्जी अपैरेटस और फिर ये हमारा अटैच है प्रोटीन स्टोरेज वैक्यूल और एक लाइटिक वैक्यूल। दो टाइप के वैक्यूल दिखाए गए हैं। ये दो टाइप के वैक्यूल आपको सिलेबस में इतना डीप में नहीं जाना है कि कौन सा वैक्यूल किस तरह का है, क्या फंक्शन है। हो सकता है अलग अलग टाइप के वैक्यूल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन, डिपेंडिंग ऑन द आइटम्स या फिर सब्सटेंसेस या फिर मटेरियल्स दैट दे हैव स्टोर्ड। क्लियर। तो वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं। वैक्यूल्स क्या हैं बच्चों, जनरली 70% तक स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं वैक्यूल्स क्या हैं, जनरली दे कैन ऑक्यूपाई अप टू कैन ऑक्यूपाई up to 70% of space, 70% of space in plant cells, प्लांट सेल्स के अंदर। इसी के साथ साथ बच्चों जो वैक्यूल होता है उसकी जो लेयर होती है, उसकी जो आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, इस आउटर लेयर को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे टोनोप्लास्ट। तो लिख सकते हैं हम आउटर लेयर इज नोन एज, या फिर मेम्ब्रेन, क्या लिख सकते हैं हम, इट्स मेम्ब्रेन इज नोन एज, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और वैक्यूल जो है बच्चों वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़ा है, स्टार्च को स्टोर कर सकता है, एक्स्ट्रा जो स्टार्च बनाता है। हमने देखा था फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें फोटोसिंथेसिस तो प्रोसेस चलता रहेगा तो क्या होगा, एक्स्ट्रा हमारे पास खाना बन जाएगा। जो एक्स्ट्रा खाना है हमारे पास वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट में स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, एनिमल्स में स्टोर होगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो प्लांट्स में जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हुआ है वो कहाँ स्टोर होगा, वो वैक्यूल्स में ही स्टोर होगा बच्चों। ठीक है, इसी के साथ साथ स्टोरेज के अलावा एक और इम्पोर्टेंट काम है कि हमारी जो स्टोमेटा ओपनिंग होती है ना, स्टोमेटा ओपन होगा, क्लोज होगा, ये सब रेगुलेट होगा। ये सारा का सारा रेगुलेट भी टोनोप्लास्ट के थ्रू किया जाता है। टोनोप्लास्ट क्या है, इनडायरेक्टली वैक्यूल का ही एक पार्ट है। तो हमारे पास वैक्यूल के दो फंक्शन आ गए बच्चों, है ना। वैक्यूल के क्या आ गए बच्चों, हमारे पास दो फंक्शन आ गए, दो फंक्शन आ गए। फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो पहला फंक्शन है इसका स्टोरेज और दूसरा फंक्शन है बच्चों इसके स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजर, स्टोमेटल ओपनिंग
एंड क्लोजर। स्टोमेटा का ओपन और क्लोजर होना भी रेगुलेट होता है वैक्यूल के थ्रू। इसके अलावा कभी कभी मान लीजिए वाटर रिटेन करना होता है सेल को, क्या हो गया कि वाटर स्ट्रेस कंडीशन आ गई, तो वाटर को रिटेन करना है, तो इतना सारा पानी एक बार तो रिटेन करेगा, तो एक बार कहाँ जाएगा, सारा का सारा पानी वैक्यूल कितना चला जाएगा, वैक्यूल सारा का सारा पानी रिटेन कर लेगा, और फिर धीरे 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 जब जब सेल को नीड होगी सेल को देता जाएगा, है ना। टंकी जैसा है इसकी, पानी की बोतल जैसा है कि पानी की बोतल सारी भर ली, जैसे प्यास लगेगी पानी पीते जाएंगे हम, इसी तरीके से पानी सारा भर लेगा वैक्यूल, और जब जब सेल को नीड होगी तब तक पानी देता जाएगा। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर हमें वाटर लूज करना है तो वैक्यूल में जितना पानी होगा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वैक्यूल में जितना पानी होगा वो हम लूज कर देंगे। वैक्यूल 70% ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो क्या होगा, वैक्यूल में जितना पानी होगा उसकी वजह से क्या होगा, सेल का मेजर तरीके से पानी जो वो लूज हो जाएगा। पानी रिटेन करना है तो भी काम आएगा, अगर वाटर लूज करना है तो भी क्या है, काम आता है हमारा वैक्यूल। तो वैक्यूल का बहुत मेजर रोल है स्पेसिफिकली इन द प्लांट सेल्स। क्लियर, स्पेसिफिकली इन द प्लांट सेल्स। यहाँ पे हमारे जो सेल ऑर्गेनेलिज थे बच्चों वो खत्म हो जाते हैं। एक बार सेल ऑर्गेनेलिज जो बच गए थे वो रिवाइज करते हैं। 3 ऑर्गेनेलिज जो है बच्चों, 3 ऑर्गेनेलिज हमने पढ़े हैं आज। माइटोकॉन्ड्रिया देखा, प्लास्टिड देखा और वैक्यूल्स देखा है। क्लियर। प्लास्टिड्स हम आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बच्चों डबल मेम्ब्रेन का है, उसके अंदर एटीपी सिंथेसिस होती है, और एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है। इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, दैट इट जनरेट्स द एटीपी। ये एटीपी को फॉर्म करता है, एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके पास खुद का डीएनए है, खुद के प्रोटीन्स हैं, देयरफॉर इट इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। क्लियर। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली हमारे पास प्लास्टिड, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। 2 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर वाले होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो कि फर्दर फोटोसिंथेसिस में जो है बच्चों हमारी हेल्प करता है। क्लियर। फिर आ गया वैक्यूल, जो कि प्लांट सेल्स में बड़े साइज में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में छोटे साइज में प्रेजेंट होता है, या फिर एब्सेंट मिलेगा आपको। 70% ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाई करता है प्लांट सेल्स में। इसके 3 मेजर फंक्शन है, स्टोरेज में, स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजर में, और या फिर साथ वाटर रिटेंशन या फिर वाटर लूज में। ठीक है, तीसरा लिख सकते हैं हम, वाटर रिटेंशन एंड लूज, तो उसको लूज करना होगा या फिर उसको रिटेन करना होगा तब। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे सेल ऑर्गेनेलिज जो है बच्चों, जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज थे हमने सारे के सारे कवर कर लिए, सारे के सारे हमने पढ़ लिए। हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का सेल डिवीजन। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बच्चों 2 तरीके का होगा। सेल डिवीजन का मेजर मतलब आपको पता ही है, कोई भी सेल है उसका डिवाइड होना, उसका 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाना कहलाएगा सेल डिवीजन। सिंपल सी बात है। 2 टाइप का होगा। सबसे पहला टाइप होगा माइटोसिस, दूसरा टाइप होगा बच्चों इसका मियोसिस। ठीक है, मियोसिस। माइटोसिस में क्या होगा, माइटोसिस में अगर 2n है तो 2n से 2n ही रहेगा, और बल्कि मियोसिस में क्या होगा, 2n से n हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, 2n से 2n और 2n से n लिखा है, इसका मतलब है क्रोमोसोम का नंबर। माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। मियोसिस में क्या होगा बच्चों, क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ, ये हाफ हो जाता है। क्लियर। माइटोसिस जो है वो नॉर्मल डिवाइडिंग सेल्स में होगा, नॉर्मल सेल्स जो नॉर्मल डिवाइड सेल्स हो रही है उनमें होगा। ठीक है, किस किस में होगा, ये होगा हमारे पास नॉर्मल डिवाइडिंग सेल्स। नॉर्मल कोई भी सेल ग्रो कर रही है उसमें हो सकता है ना नॉर्मल डिवाइडिंग सेल्स। मियोसिस क्या होगा हमारे पास, रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होंगी, रिप्रोडक्टिव सेल्स, उसमें हमारे पास होगा मियोसिस। क्यों जरूरी है कि हम किसी भी सेल का नंबर जो है उसका क्रोमोसोम नंबर हम हाफ करें, क्यों जरूरी है, क्योंकि क्या होगा, एक एग जो है वो मदर का होगा, एक एग जो है वो फादर का होगा, दोनों में हाफ हाफ प्रेजेंट होगा तभी तो जाके 1 इक्वल हो पाएगा एज ए नॉर्मल चाइल्ड में। ठीक है, हमारे पास क्या प्रेजेंट है,
मान लीजिए कि अगर हम मदर से एन आया, मतलब क्या हुआ, मियोसिस हुआ। मियोसिस में क्या होता है बच्चों, मियोसिस में मान लीजिए यहाँ देखते हैं, मियोसिस में 2n से क्या हुआ, n में कन्वर्ट हुआ। तो एक n इधर आया, ये मान लीजिए मदर का है। ये नॉर्मल चाइल्ड में, नॉर्मल लोगों में क्या होगा, नॉर्मल में 2n होगा। अब हमारे पास जो चाइल्ड बनेगा उसका 2n करना है, हमारे पास जो चाइल्ड बनेगा उसका 2n करना है, क्योंकि नॉर्मल में 2n है। तो क्या होगा, हमारे पास जो फादर होगा उसमें भी मियोसिस होगा। ये आ गया हमारे पास फादर, और फिर n और n मिलके फिर बनाएंगे हमारे पास 2n जो कि नॉर्मल होगा फिर चाइल्ड में। तो ये किसके थ्रू होगा, ये दोनों कौन से प्रोसेस के थ्रू होंगे, ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास प्रोसेस यहाँ कहलाएगा मियोसिस। क्लियर, ये प्रोसेस हमारा कहलाएगा मियोसिस। मियोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइल्ड जो है, चाइल्ड में क्रोमोसोम नंबर नॉर्मल रखने हैं, नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर रखने हैं, हाफ नहीं करने, ना ही उनको डबल करना है। ठीक है, नॉर्मल रखना है जो नॉर्मल मदर में था, जो नॉर्मल फादर में था। लेकिन अब चाइल्ड बनेगा किससे, फादर के स्पर्म और मदर के एग से मिलके हमारा क्या बनता है, हमारा चाइल्ड बनेगा। तो चाइल्ड बनाने के लिए क्या ओरिजिनली हाफ होना पड़ेगा, तब जाके टोटल जो है वो नॉर्मल हो पाएगा। एन जो नंबर लिखे गए हैं वो आपके एग्जाम्पल के लिए NN होगा, तब जाके 2n जो है वो नॉर्मल चाइल्ड में हो पाएगा, क्योंकि नॉर्मल पेरेंट्स में 2n था। क्लियर, तो मियोसिस रिक्वायर्ड है। माइटोसिस अब क्यों रिक्वायर्ड है, नॉर्मल ग्रोथ करनी है, मान लीजिए बच्चे की हाइट बढ़ रही है। ठीक है, तो हाइट बढ़ उसमें तो सेल्स डिवाइड ही होनी है, क्रोमोसोम नंबर का तो कोई रोल नहीं है। एक ही ऑर्गेनिज्म है, एक ही ऑर्गेनिज्म की हाइट बढ़ रही है या फिर वेट बढ़ रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ माइटोसिस होगा, क्योंकि उसमें हमें क्रोमोसोम नंबर को कम करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नॉर्मल सेल्स में माइटोसिस होगा और रिप्रोडक्टिव सेल्स में हमारे पास होगा मियोसिस। एक बार डायग्राम की तरफ से देखते हैं बच्चों, ये हमारे पास है माइटोसिस, ये हमारे पास मियोसिस। ये हमारे पास जो माइटोसिस है, हमारे पास ये जो बच्चों माइटोसिस, इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट है। 4 क्रोमोसोम दिखाए गए, 4 क्रोमोसोम हमारे पास प्रेजेंट है। क्या हुआ, डिवाइड हुए और क्या हमारे पास क्रोमोसोम्स आ गए इस तरीके से। ठीक है, इनिशियली हमारे पास सेल थी जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट थे। ठीक है, वो डुप्लीकेट हुए, डबल होता है। ठीक है, वो डुप्लीकेट हो गए, इस तरीके से उन्होंने बनाया, और डुप्लीकेट हो गए, डबल हो गए, फिर क्या हुआ, डिवीजन हुआ। ये हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन, ये हमारे पास सेल जो है वो सेल डिवाइड हुई और 2 तरीके से डिवाइड हुए, 2 इसके पार्ट्स बन गए, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए, 2n आ गए, इसमें 4n थे। क्लियर, इस तरीके से मियोसिस में क्या हुआ हमारे पास, मियोसिस में हमारे पास सेल थे, 2n था, 2n से फिर क्या हुआ, डुप्लीकेट हुआ, डुप्लीकेट से क्या हुआ, ये 4n बन गया, 4n से डिवाइड हुए, क्या बन गए, 2n बने, इन 2n को फिर फर्दर डिवाइड हुआ तो n। ठीक है, 4n बन गए हमारे पास। क्लियर, इस तरीके से प्रोसेस चलेगा हमारे पास बच्चों मियोसिस में, और सेम प्रोसेस चलेगा हमारे पास माइटोसिस में। फर्दर जो सेल डिवीजन है बच्चों, उसके 4 फेजेस होते हैं, जिसकी प्रोफेज होगा, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये 4 फेज होते हैं सेल डिवीजन के। ये फेजेस हम फर्दर हमारे क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फेज किस किस तरीके से काम करेंगे, कौन से फेज में डुप्लीकेशन होगा, कौन से फेज में सेल डिवाइड होगी, कौन न्यूक्लियर। अभी तो हमारे पास सिर्फ क्रोमोसोम की बात की है हमने, है ना। इसके साथ हमारे पास क्या है, सेल ऑर्गेनेलिज भी तो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस, ये सब जो हमने पढ़ा है ये भी तो डिवाइड होंगे, है ना। तो ये सब क्या होंगे, पहले डबल बनेगा, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो कॉपी बनाएगा अपने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डबल बनेगा, तो सेल ऑर्गेनेलिज भी डबल होंगे, जो न्यूक्लियस है उसका कंटेंट भी क्या है, डबल होके फिर वो डिवाइड होगा। तो ये सारे कौन कौन से स्टेप्स हैं, किस किस तरीके से होगा ये हम हमारी फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि 2 प्रोसेस होंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में 2n से 2n ही रहता है, यहाँ पे इनिशियली 2n था, 2n से 2n ही रहा, और यहाँ पे हमारे पास 2n से क्या जाएगा, 4 सेल्स आ जाएंगी n वाली। मियोसिस में 4 सेल्स बनती हैं, ठीक है, माइटोसिस में 2 सेल्स बनेंगी। डिफरेंसेस क्लियर हैं, ये सिर्फ मेजर डिफरेंसेस हैं, जिसमें पहला डिफरेंस क्या आ गया, पहला डिफरेंस है 2n से 2n बनेगा, 2n से n बनेगा, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस नॉर्मल डिवाइडिंग सेल्स में होगा, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा, ठीक है। इसके अलावा थर्ड डिफरेंस जो है बच्चों वो ये है हमारे पास, माइटोसिस में 1 सेल से 2 सेल बनेगी,
मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनेगी। ये मेजर डिफरेंसेस हैं कुछ। आई होप आपको क्लियर होगा। आई होप आपको जितने मैंने सेल ऑर्गेनेलिज बताए हैं, सेल डिवीजन समझाया है, वो आपको समझ आएगा। यहीं पे हमारा जो चैप्टर है बच्चों ये समाप्त होता है। आई होप आप सबको सब अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। हमारे साथ पढ़ने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।